नमस्कार साथियों। आइए हम लोग अपने प्रमुख इंडियन ज्योग्राफी क्लास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हिमालय का वर्गीकरण हुआ है, विभाजन हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में देखेंगे। और चूंकि आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये उल्टे त्रिभुज के रूप में है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि इधर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट, और इधर आप देखेंगे तो पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये जो बीच वाला भूभाग है, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप इसलिए इसको कहा जाता है कि तीनों तरफ से आप देखेंगे, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आप बंगाल की खाड़ी देखेंगे, इधर आप देखेंगे अरब सागर है, ये जो है अरब सागर, इधर नीचे आप देखेंगे हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा है, जिसकी वजह से प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर ये बात किया जाए तो आप देखेंगे कि जो ये बहुत ही देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत जो है ये देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, चूंकि इसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। इसके सिर पर आप देखेंगे, यहाँ सिर पर नीचे, तो ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। और इसके आधार पे बात करेंगे तो आप पश्चिम में आप देखेंगे, अगर पश्चिम में आप देखेंगे तो ये जो भाग है पश्चिम का, ये वेस्ट का, ये आप देखेंगे दिल्ली अंबाला कटक, दिल्ली अंबाला कटक। और पूर्व में आप देखेंगे, इसके पूर्व के भाग में मेघालय पठार, जैसे मेघालय पठार। ठीक है, ये हम लोगों का चौथा क्लास है, ये हम लोगों का चौथा क्लास है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। तो ये पूर्व में आप देखेंगे मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। अब ये बात आप जान लीजिए कि ये देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और इसका जो विस्तार है आप देखेंगे मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे भूभाग में इसका एक विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, और दूसरी बात है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है गोंडवाना लैंड का भूभाग है, क्योंकि आप बहुत पहले आप जान रहे हैं कि जो भारत का जो निर्माण हुआ है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत, ये जो है बहुत सारे गोंडवाना, जो पैंजिया एक महाद्वीप था, ठीक है, उससे ये जो है धीरे 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 करके आकर के भारत के उत्तर पर्वतीय भूभाग पे आके जुड़ा हुआ है। तो ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। कहाँ, कब का भूभाग है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और ये चीज को आपने आपसे, और ये लंबे से, ये जो भूखंड है ना, ये लंबे समय से समुद्र से दूर रहा है। ये भूखंड, ये जो प्रायद्वीपीय भारत, तो समुद्र से दूर रहने की वजह से ये जो भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत, समुद्र से दूर रहने की वजह से बाह्य बल के प्रभाव से इस पे कुछ स्थलाकृति मिलती है। जैसे आप देखेंगे इधर पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, फिर अरावली है, ऐसे अरावली देखेंगे, फिर विंध्यन है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है, ऐसे तमाम सारी इस पे पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं और क्या है। अगर मैं बात करूं कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ी कौन कौन से हैं, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पहाड़ी, तो प्रमुख पहाड़ी के रूप में अगर मैं बात करूं, अरावली से शुरू करूं, अरावली। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैप आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको मैप दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये जो हिस्सा है आपका, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे कि बाह्य बल के प्रभाव से बहुत सारी इसमें पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलता है। जैसे देखिए ये जो रेंज है, ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये आपका अरावली है। ठीक है, फिर इधर आप देखेंगे विंध्यन है, इधर सतपुड़ा है, बीच से जो है नर्मदा नदी निकलती है, बीच से एक नर्मदा नदी भ्रंश, बीच में सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच जो है एक भ्रंश है,
वहां से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इधर देखेंगे, फिर इधर वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट है। ये तमाम सारे आकार इसमें पहाड़ी पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस अरावली के बारे में, ठीक है। अरावली के बारे में बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है। अरावली जो है विश्व का सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है, जो प्री कैम्ब्रियन जो प्री कैम्ब्रियन युग में जो प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का एक काल रहा है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुआ है। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में प्राप्त होता है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में प्राप्त होता है। और इसका जो विस्तार आपको हम बता रहे हैं, जो चित्र के माध्यम से आपको हमने दिखाया है, कि ये गुजरात से लेकर के, यह जो है गुजरात से लेकर के आप देखेंगे दिल्ली रेंज तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है अरावली, ठीक है। और अरावली में ही माउंट आबू एक श्रेणी है। इस श्रेणी में स्थित गुरु शिखर, क्या नाम है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं विंध्यन एवं सतपुड़ा पर्वत का। विंध्यन अरावली के नीचे आप देखे हैं ना, विंध्यन, उसके नीचे आप देखेंगे सतपुड़ा, बीच में नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो विंध्यन जो पर्वत है, इसका भी विस्तार गुजरात से लेकर पूर्व में झारखंड तक छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में, गुजरात से लेकर के, जैसे ये तो कंटिन्यू है, लेकिन ये छोटे छोटे पहाड़ी, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में जो है आप देखेंगे झारखंड तक, राजमहल की पहाड़ी तक आप देखेंगे कि विंध्यन छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में मिलता है। जैसे आप जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो आप इसमें देखते हैं विंध्यन में भारनेर, ठीक है, मांडेर, कैमूर, ठीक है। आप देखते हैं भारनेर, क्या देखते हैं? भारनेर देखते हैं, मांडेर देखते हैं, कैमूर देखते हैं, कैमूर देखते हैं, एवं झारखंड के भूभाग पर आप राजमहल की पहाड़ी देखते हैं। ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए भारनेर हो गया, मांडेर हो गया, कैमूर हो गया, फिर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलता है इसमें विंध्यन में, छोटे छोटे पर्वतों के रूप में देखने को मिलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विंध्यन के बारे में। फिर आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा जो है ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो कि पूछा गया है, ठीक है। जो नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश के मध्य जो है आप देखेंगे कि नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश के मध्य सतपुड़ा श्रेणी अवस्थित है, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर राजपीपला की पहाड़ी, गौवी लंगठे, गौवी लंगठे की पहाड़ी एवं महादेव और मैकाल की श्रेणी प्राप्त होती है। गौवी लंगठे एवं मैकाल की श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। गौवी लंगठे, गौवी लंगटे है, मैकाल है, महादेव है की श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। सतपुड़ा में महादेव पर्वत में अवस्थित है धूपगढ़। महादेव, ये जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत में अवस्थित है धूपगढ़। धूपगढ़ किसमें है? महादेव पर्वत में। और महादेव पर्वत में अवस्थित धूपगढ़ जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर एक पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, जो कि एक वायु जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सतपुड़ा के बारे में। थोड़ा सा चित्र आपको मैं दिखा दूं। देखिए ये जो है अभी आपको हमने बताया, ये अरावली रेंज है, ठीक है। इसके बारे ये विंध्यन है, ये आपका सतपुड़ा, बीच में नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसी के बारे में मैं दिखा दूं आपको, पर्वतों का क्रम जो आपको मैंने बताया है। देखिए पर्वतों, ये आपका अरावली रेंज हो गया, ठीक है, अरावली रेंज हो गया, ठीक है। ये आपका विंध्यन पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत है, ये भी छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में है, ठीक है। फिर ये आपका कैमूर रेंज है, ये आपका राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है। ये जो है राजमहल की पहाड़ी जो आपको हमने बताया अभी, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा में, ये सतपुड़ा पर्वत में सतपुड़ा है, फिर ये महादेव है, मैकाल है, महादेव पर्वत में ही धूपगढ़ है, धूपगढ़ की पहाड़ी है जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो धूपगढ़ की पहाड़ी है
वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो आपको हमने बताया है। ठीक है, ये हो गया। और इधर जब हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो तमाम सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे। जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है, देखिए इसका विस्तार आप देखेंगे तो उत्तर में, नॉर्थ में एक नदी है ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा आपको अपने बताया ना, वंश के सहारे। तो ताप्ती नदी से लेकर के आप देखेंगे दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ठीक है, और इस जो पश्चिमी घाट है, इस पूरे पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी ग्रंथों में कहा गया है। और मतलब इस पर्वत को, जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को ग्रंथों में हमारे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इस पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो प्रायद्वीपीय प्लेट के उत्तर उत्तर पूर्व की ओर, ये नॉर्थ और ईस्ट, ये ईस्ट है, इधर की ओर झुकाव के कारण हुआ है। इस जो है पश्चिमी घाट का, जो वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है, वो प्रायद्वीपीय प्लेट का जो है उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर झुकाव के कारण हुआ है। तथा अरब सागर की द्रोणी में एक पार्श्व अवकलन, कैसा अवकलन हुआ है, अरब सागर की द्रोणी में पार्श्व अवकलन। पार्श्व, ये जो अरब सागर की द्रोणी है, यहाँ पे पार्श्व अवकलन के कारण जो है इसका जो है वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसे कई रूप में जानते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, ठीक है, फिर एक लास्ट में है, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री। तो मुख्य बात ही ये है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो उत्तरी सह्याद्री की बात यदि करेंगे हम, अभी मैं मैप से आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो भाग है, मैं वेस्टर्न घाट का, इसको मैं मान रहा हूँ ये जो है उत्तरी सह्याद्री है, ये जो है मध्य सह्याद्री है, ये दक्षिणी सह्याद्री है, ठीक है, साउथ सह्याद्री है। तो ऐसे भागों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उत्तरी सह्याद्री है, इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अजंता है, सतमाल है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, प्रमुख पर्वत है उत्तरी सह्याद्री में। बालाघाट, सतमाल, अजंता, ठीक है, एवं हरिश्चंद्र प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ दर्रा भी है, जैसे उत्तरी सह्याद्री में आप देखते हैं थालघाट दर्रा, जो मुंबई और नासिक के बीच रेल और सड़क मार्ग जोड़ता है। फिर ऐसे भोरघाट दर्रा है, ये मुंबई और पुणे के बीच रेल एवं सड़क मार्ग जोड़ता है। थोड़ा सा मैप से देखने का प्रयास करते हैं इसको, कहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। ये जो भाग है आपका, ये कंटिन्यू वेस्टर्न घाट है। ठीक है, देखिए वेस्टर्न घाट पूरी रूप से सतत है, ये कटा फटा नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट कटा फटा है। आप देखिए, यहाँ पे अजंता है, बालाघाट है, ठीक है, महाबलेश्वर की श्रेणी है, हरिश्चंद्र रेंज है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये कुछ जैसे कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऐसे पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री में आप देखेंगे, मध्य सह्याद्री में जो आपको हमने बताया कि ये उत्तरी सह्याद्री, ये मध्य सह्याद्री, तो मध्य सह्याद्री में इसका जो विस्तार बताया गया है, वो मालप्रभा नदी से लेकर पालघाट दर्रा, एक पालघाट दर्रा है के बीच है। कर्नाटक में इसे बाबा बूटन की पहाड़ी भी कहते हैं, कर्नाटक में इसे बाबा बूटन की पहाड़ी भी कहते हैं। और यह क्षेत्र जो है, बाबा भूटन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जबकि पालघाट दर्रा के उत्तर में ऐसे देखेंगे तो यहाँ एक पर्वतमाला है जिसको नीलगिरी बोलते हैं। एक पर्वतमाला है जिसको नीलगिरी बोलते हैं। इसी पर्वतमाला पे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ये जो नीलगिरी पर्वतमाला है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मुलाकात होती है, आपस में मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला पे। ठीक है, और नीलगिरी जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेट्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक उडक मंडलम प्रमुख हिल स्टेशन है नीलगिरी के पास। जो फैक्चुअल डेटा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं इस चीज को। ये देखिए जो है,
ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं नीलगिरी है ये, और यहीं पे ईस्टर्न घाट जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट आपस में मिल रहे हैं, और इसी नीलगिरी पे जो है, इसी नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है वो बुद्धा बेटा है। एक हिल स्टेशन भी है जो आपको हमने बताया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री में, दक्षिणी सह्याद्री लास्ट जो है, इसका विस्तार आप देखेंगे, जो पालघाट दर्रा है, ये पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा से लेकर के ये जो नीलगिरी का भाग है ना, तो यहाँ पे नीलगिरी मिल रहे हैं, इसका विस्तार पालघाट दर्रा से लेकर के आप दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, ये लास्ट में आप देखते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो कन्याकुमारी तक है, इसे अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, और सुदूर दक्षिण में इसे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, जानते हैं। और इतना ही नहीं, अन्नामलाई की पहाड़ी में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है अन्नामुदाई की पहाड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई की ही पहाड़ी में एक स्थित है अन्नामुदाई की पहाड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको भी अभी देखते हैं मैप पे। इसके साथ साथ पश्चिमी घाट की एक विशेषता ये भी है कि यह महान जल विभाजक है। ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारी नदियां निकलती हैं, फिर उसको ये पूर्व की ओर, ठीक है, विभाजन कर देता है। मैक्सिमम नदियों का इसके घाट की वजह से, इसके बनावट के आकार की मैक्सिमम नदियां जो है, आप देखेंगे पश्चिमी घाट से निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेकिन वो पूर्व की ओर बहने लगती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये महान जल विभाजक का कार्य करता है, एवं एक पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र है, इकोलॉजिकल जो है, एक सेंसिटिव जोन भी है ये। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं ये। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो अन्नामलई की पहाड़ी, ये लास्ट में जो है, ये अन्नामलई की पहाड़ी है, कार्डेमम हिल्स है। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी, अन्नामुदाई की पहाड़ी यही है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट पे, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। इसका विस्तार देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी तरीके सतत नहीं है, क्योंकि नदियों ने, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, ये सब नदियों ने निरंतर अपने क्रम के कारण इसको जो छोटे छोटे भागों में काट दिया है, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार आप देखेंगे, उड़ीसा से लेकर जो है दक्षिण में नीलगिरी तक, लगभग ये उड़ीसा से लेकर दक्षिण में, ये जो नीलगिरी जहां पर मिलती हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में है। और जैसा कि आपको हमने बताया, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित है। ठीक है, और जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों ने अपने क्रम निरंतर इसको भंग कर दिया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला, जैसे आंध्र प्रदेश में वलीकुंड, आंध्र प्रदेश में देखेंगे वलीकुंड की पहाड़ी है। ठीक है, शेषांचलन, शेषाचलन की पहाड़ी है। नागर हिल्स, नागरी हिल्स की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में। वलगिरी रंजन, वलगिरी वलगिरी रंजन की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है क्रम, वलगिरी रंजन भी है। ठीक है, इसी प्रकार तमिलनाडु में आप देखते हैं जवाई, सेवराय, पंचमलाई, कोल्लामलाई, मलयगिरी श्रेणी के रूप में। ठीक है, तमिलनाडु में देखते हैं जवाई की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, और पंचमलाई, कल्लामलाई, मलयगिरी श्रेणी के रूप में। बहुत फैक्चुअल डेटा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये पूर्वी घाट, ये देखिए, ये कटा फटा है ना, ये कटा फटा नदियों ने काट दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये उड़ीसा हिल्स है, यहाँ से लेकर के आप ये नीलगिरी तक इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब मामला क्या है, जैसे आप देखेंगे कि जो आपको हमने बताया है, जवादी की पहाड़ी, ठीक है, सेवराय की पहाड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई, पल पलानी की पलानी हिल्स, ठीक है, ये जो है पहाड़ी आपको बताया है। वेनुकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश में जो आपको हमने बताया है, ये आंध्र प्रदेश का भाग है, ये आपका तमिलनाडु का भाग है। तो ऐसे पहाड़ियाँ जो आपको हम बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है। जो पहाड़ियाँ आपको अभी हमने बताया है कि आप देखेंगे कि 1 मिनट, जैसे आपको आंध्र प्रदेश में हमने बताया ना कि कुल्लामलाई का नहीं सॉरी पालकोंड, शेषांचलन की पहाड़ी, नागरी हिल्स, वलीगिरी रंजन, ये आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार आप तमिलनाडु में जवादी की पहाड़ी, पंचमलाई, सेवराई की पहाड़ी, कोल्लामलाई, मलयगिरी, ये सब जो है आपका तमिलनाडु में है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार के बारे में। हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार के रूप में यदि बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार, तो अगर मैं पठार के रूप में थोड़ा सा आपको मैप में दिखा दूं, प्रायद्वीपीय भारत देखिए, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख पठार जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका मालवा का पठार। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार के नीचे जो दक्षिण में स्थित है वो बघेलखंड का पठार है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड में तो छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड में कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। इधर आप शिलांग का पठार देखेंगे। ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दंडकारण्य का पठार है, ये दंडकारण्य का, यहाँ तेलंगाना का पठार है। ठीक है। इधर दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार है। ठीक है। फिर कर्नाटक का पठार है। ठीक है। तो ऐसे जो है तमाम सारे पठार है। ठीक है। दक्कन पठार में ही आप देखेंगे आप महाराष्ट्र का भी पठार है। ठीक है। तो थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में जानते हैं, कुछ प्रमुख, जैसे मालवा का पठार। मालवा का पठार आप देख जान रहे हैं कि ये अरावली, अरावली जो है, फिर विंध्यन एवं यमुना नदी के द्वारा घिरा हुआ है। यमुना नदी के द्वारा ये सीमांकित है इसका भाग। जैसे इधर अरावली है, ठीक है, फिर ऐसे विंध्यन है, ठीक है, फिर आप देखेंगे यमुना नदी निकल रही, इसके द्वारा ये घिरा हुआ है। ठीक है। कौन, मालवा का पठार। ठीक है। इसका विस्तार जो है ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल, देवास जैसे जिलों में है। और संरचनात्मक दृष्टिकोण से यह ग्रेनाइट चट्टान के रूप में मिलता है और लावा का भी निक्षेप मिलता है इसमें। मालवा पठार में लावा का भी निक्षेप मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ काली मृदा का जो है वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गन्ने की खेती वगैरह बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है। और चंबल, या चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे काली, पार्वती, बेतवा, ठीक है, यहाँ से उद्गम लेने वाली प्रमुख नदी है। और चंबल नदी द्वारा इस बेसिन में जो है बीहड़ का भी निर्माण किया गया है, एक बीहड़ का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो ये मालवा के बारे में था। ये मालवा का पठार जो आपको मैंने दिखाया। फिर आपका आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यह जो पठार है आप देखेंगे कि झारखंड राज्य में अवस्थित है, पूरी तरीके से झारखंड राज्य में अवस्थित है। और यह दामोदर नदी के द्वारा दो भागों में, जैसे इसके ऊपरी भाग जो उत्तर की भाग है उसे हजारी या कुडरमा का पठार कहते हैं। हजारी, हजारी या कोडरमा का पठार कहते हैं, जबकि निचले भाग के जो दक्षिणी भाग है ये जो है, इसको जो है रांची का पठार कहते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार को बीच से ही दामोदर नदी ने दो भागों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, विभाजित कर दिया है। और संरचनात्मक दृष्टिकोण से गोंडवाना क्रम की चट्टानी मिलती हैं, यहाँ कोयला, अभ्रक और बहुत सारे खनिजों की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि खनिज की बहुलता है। खनिज की बहुलता की वजह से इसे, ये आप देख लीजिए एक बार कहाँ पे है ये, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका ये। ठीक है, ये रहा छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूढ़ प्रदेश है खनिज की बहुलता की वजह से। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता रहता है, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार आप जानते होंगे, बहुत सारे यहाँ भी छोटे छोटे पर्वत के रूप में, आप पश्चिम से जब पूर्व की ओर आते हैं मेघालय के पठार में, हालांकि देखिए प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, लेकिन मालदा भ्रंश के द्वारा जो गैप है उसके द्वारा ये अलग हो चुका है। और
यह भूभाग अलग हो चुका है, हालांकि ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर एवं रेगमा की पहाड़ी मिलती है मेघालय के पठार में। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया यहाँ के प्रमुख जनजातियों के नाम पे पहाड़ियों का नाम पड़ा है। ठीक है। और इसके बाद महाराष्ट्र का पठार, वही जो दक्कन का पठार है उसी में स्थित है महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र के पठार का थोड़ा सा एग्जाम में पूछता है कि इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेलन की प्रक्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी के इसे दरार के द्वारा उद्भेलन की जो प्रक्रिया हुई है पतली, उससे जो है ये महाराष्ट्र का पठार या दंडकारण्य का पठार जो इसमें सम्मिलित है हुआ है। ठीक है। और यहाँ वर्तमान रूप से अक्षय के प्रभाव से काली मृदा प्राप्त हो रही है। यही कारण है महाराष्ट्र पठार में आप देखेंगे कपास एवं गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से हो रहा है। ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को जान लीजिए मैप के माध्यम से, जो आपको मैंने दिखाने का ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये दक्कन प्लेटू, ये आपका महाराष्ट्र का पठार का ही भाग है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला हम लोग देखेंगे। जय हिंद।